गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो हमारे इंडिया के हर घर में मिलता है। हमारे लिए सिर्फ ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशन भी है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गोल्ड लगातार नीचे गिर रहा है, जिससे हम लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अब लगातार नीचे गिरता ही रहेगा। गोल्ड ने इस साल बेहतरीन रिटर्न्स दिए। इस साल वो 1,28,000 रुपये को टच करके 20 अक्टूबर को एक ही दिन में वो 6% गिरा, जो पिछले 5 साल में गोल्ड में सबसे बड़ा वनडे फॉल था। अब तक गोल्ड अपने टॉप से 12% गिर चुका है, और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर भी अपने टॉप से करीब 15% नीचे चल रहा है। तो सवाल यह है कि गोल्ड में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा गिरना शुरू हो गया, और क्या ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है या एक लॉन्ग टर्म क्रैश की आहट, और क्या हमें इस गोल्ड को बेचने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। आइए सब जानते हैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में। लेकिन गोल्ड की गिरावट समझने से पहले हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि गोल्ड में रैली आई ही क्यों थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इस दुनिया में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, कोई वॉर टेंशन्स होगी या कोई भी इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमेशा इन्वेस्टर्स अपने पैसे के लिए एक सेफ जगह ढूंढेंगे, और इन क्राइसिस से बचने के लिए हमेशा गोल्ड को एक सेफ हेवन माना गया है। और हमारा पूरा पिछला साल यानी 2024 से 2025 इन सारी टेंशन से भरा हुआ था। चाहे ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा हो या रशिया और यूक्रेन का वॉर, इवन अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स हो, या ट्रंप के द्वारा पूरे वर्ल्ड पर लगाए गए वन साइडेड टैरिफ्स, इन सारी चीज़ों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया। और इस अनसर्टेनिटी का नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे के लिए एक सेफ हेवन को ढूंढने लगे, और वो रिस्कियर एसेट जैसे इक्विटी और क्रिप्टो से निकलकर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, जिसने इस पूरे गोल्ड को रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया। और दूसरा मेजर रीज़न इस गोल्ड के बुल रन का था वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स। इन सारे सेंट्रल बैंक्स ने, खास तौर पे चाइना ने, गोल्ड को एग्रेसिवली खरीदना शुरू किया। इसका मेजर कारण था यूक्रेन और रशियन वॉर में अमेरिका द्वारा रशिया के सारे डॉलर रिजर्व्स को बैन कर देना। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अमेरिका ने रशिया के सारे डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। इससे पूरे वर्ल्ड में खड़कंप मच गया, और वर्ल्ड के सारे देशों ने सोचना शुरू किया कि अब डॉलर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस उनकी सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी को देखते हुए चाइना ने एग्रेसिवली वॉर फुटिंग लेवल पे गोल्ड को खरीदना शुरू किया, और वर्ल्ड के सारे देशों ने चाइना को फॉलो करना शुरू किया। पिछले 3 सालों में वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स ने मिलाकर हर साल 1000 टन सोना खरीदा है, और इसमें हमारे इंडिया का आरबीआई भी लगातार बाय कर रहा था। और जब भी हमारे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स इस गोल्ड को खरीदती हैं, तो वो कभी भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस गोल्ड को नहीं खरीदते, वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए उसको खरीदते हैं। इसलिए जो बुल रन आपको दिखा है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड है जो आगे आने वाले समय में लगातार बढ़ती रहेगी। और गोल्ड के प्राइसेस के बढ़ने का तीसरा कारण डॉलर भी था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है। तो जैसे ही डॉलर वीक होगा, वैसे ही वर्ल्ड की सारी करेंसीज डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाएंगी, यानी हम ये सारी कंट्रीज़ उतने ही पैसे से ज़्यादा गोल्ड खरीद पाएंगी, जिससे इन सारी कंट्रीज़ में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले पूरे साल ये डॉलर बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में लगातार वीक होता रहा है और लगातार गिरता रहा है, जिससे इन सारी कंट्रीज़ को इंसेंटिव मिला कि ये इन्हीं पैसों से इसका एडवांटेज लेके गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो अब हमने ये तो जान लिया कि गोल्ड बढ़ा क्यों था, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि अब गोल्ड गिर क्यों रहा है। तो आइए समझते हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि गिरावट आई क्यों। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये गोल्ड की गिरावट कोई लॉन्ग टर्म करेक्शन की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म का बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। गोल्ड ने पिछले 10 महीने में, यानी जनवरी 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक, इन सिर्फ 10 महीनों में गोल्ड 70% ऊपर है, और सिल्वर ने 90% के रिटर्न्स दिए हैं। अब इतने फिनोमिनल रिटर्न्स के बाद ये बहुत आम बात है कि इन्वेस्टर्स थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि इतने ज़्यादा रिटर्न्स इतने छोटे से समय में इन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और गोल्ड के शॉर्ट टर्म करेक्शन का सबसे मेन कारण इन्वेस्टर्स के द्वारा करी गई ये प्रॉफिट बुकिंग ही है।
अब यहाँ दूसरी बहुत बड़ी बात यह भी है कि ग्लोबल लेवल पे माहौल अब काफ़ी ज़्यादा शांत है। इजराइल और ईरान का युद्ध ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है एंड द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग। और अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इस अनाउंसमेंट ने और इन सारी चीज़ों ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी कम होती है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है और इन्वेस्टर्स अब सेफ हेवन जैसे गोल्ड की डिमांड को कम करके रिस्कियर एसेट्स में शिफ्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि आने वाला टाइम इन रिस्कियर एसेट्स जैसे क्रिप्टो और इक्विटी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये एक बहुत ही नेचुरल रोटेशन है। जब भी मार्केट में पैनिक होगा तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाएंगे और जब भी मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी तो इन्वेस्टर्स उन रिटर्न्स को चेस करने के लिए रिस्कियर एसेट्स में जाएंगे और वही अभी हो रहा है। और इस गोल्ड के करेक्शन का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है यूएस फेड के द्वारा करे गए इंटरेस्ट रेट कट्स, जो इस पूरे गोल्ड के करेक्शन को थोड़ा और लंबा कह सकते हैं। आइए समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब रेट कट का मतलब बहुत सिंपल होता है। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब होता है कि अब सारे सिटीजन्स को और बिजनेसेस को ये सारे लोन्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे और इससे इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड भी इंप्रूव होती है और इन बिजनेसेस की अर्निंग्स भी इंप्रूव होती है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। इन्वेस्टर्स अब रिस्कियर एसेट्स को चेस करते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये माहौल बहुत ही पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट में ये इन्वेस्टर रिस्कियर एसेट जैसे क्रिप्टो और इक्विटी को चेस करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में इन सब की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी, इसलिए वो उन अर्निंग्स को चेस करते हैं और इसी वजह से वो गोल्ड जैसे सेफ एसेट से पैसे निकाल कर इन एसेट्स में डालते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि शायद इस गोल्ड का कंसोलिडेशन थोड़े और समय के लिए चल सकता है। अब हमने ग्लोबल फैक्टर्स की तो बात कर ली, लेकिन अब आइए चलते हैं इंडियन फैक्टर्स पर जो हमारे इस गोल्ड के ट्रेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के फैक्टर्स बहुत ही यूनिक है जो इस गोल्ड के प्राइस और इसके डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो इंडिया में गोल्ड की डिमांड सबसे ज़्यादा हमारे दिवाली और धनतेरस पे और हमारे वेडिंग सीजन में होती है। तो अब दिवाली निकल चुकी है और उसकी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है और इवन वेडिंग सीजन के लिए भी लोग अपनी बाइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उनको एंटिसिपेशन हो रहा था और ये फोमो था, ये पैनिक था कि गोल्ड लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो हम जितना जल्दी हो सके इस गोल्ड को खरीद लें। तो अब एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि वेडिंग सीजन की भी डिमांड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले 2-3 महीने में ये ओवरऑल गोल्ड की डिमांड कूल ऑफ होने वाली है। इस वजह से भी इंडिया की तरफ से गोल्ड पे डिमांड प्रेशर बहुत कूल ऑफ हो चुका है और इस गोल्ड की गिरावट के लिए इंडिया स्पेसिफिक दूसरा फैक्टर है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी। तो अभी हाल ही में इसी अक्टूबर में इंडियन गवर्नमेंट ने इस गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी को 6% पे फिक्स रखा है, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स हैं, जिस वजह से इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट करना काफ़ी सस्ता हो गया है और इंडिया में गोल्ड की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से डिमांड होने के बावजूद भी इंडिया की तरफ से गोल्ड पे डिमांड प्रेशर कभी ज़्यादा लगा ही नहीं, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और प्राइस एप्रिसिएशन में थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे गोल्ड की डिमांड को कूल ऑफ करने में हेल्प कर रहा है वो है हमारे आरबीआई की गोल्ड पोजीशन। आइए देखते हैं। तो हमारी आरबीआई के पास उसके गोल्ड रिजर्व्स 880 टन के पास पहुंच चुके हैं, जो रिकॉर्ड हाइस पे हैं, जो हमारे टोटल रिजर्व्स का 12% पहुंच चुका है। इसलिए आरबीआई ने अपने गोल्ड की बाइंग को काफ़ी स्लो डाउन किया है, जिस वजह से हमारे ग्लोबल लेवल में इंडिया की तरफ से गोल्ड की डिमांड काफ़ी कूल ऑफ हुई है। तो अब सवाल ये है कि गोल्ड के इतने शार्प करेक्शन का मतलब क्या हमें गोल्ड को बेचने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? तो इसका शॉर्ट एंड सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, ना कि कोई लॉन्ग टर्म करेक्शन की शुरुआत। पिछले 10 महीने में 70% के फिनोमिनल रिटर्न्स देने के बाद अगर कोई एसेट थोड़ा सा करेक्ट हो तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अगर अगले 3 से 4 महीने ये गोल्ड कंसोलिडेट करे और ये पैसा रोटेट होकर क्रिप्टो और स्टॉक्स में जाए तो ज़्यादा सरप्राइज मत होना, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे ही काम करता है। ये पैसा हमेशा तलाश करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की, और आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी रिस्कियर एसेट्स जैसे इक्विटी और क्रिप्टो में है।
लेकिन ओवरऑल आने वाला फाइनेंशियल ईयर सारे ही एसेट्स क्लास के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। करीब $8 ट्रिलियन ऐसे हैं जो इकोनॉमी के बाहर बैठे हैं और इकोनॉमी में एंटर होने का वेट कर रहे हैं। अमेरिका लगातार इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बात कर रहा है और चाइना बहुत ही एग्रेसिवली फिस्कल स्टिमुलस दे रहा है, जिससे इकोनॉमी में लगातार लिक्विडिटी बढ़ रही है। और जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी हमारे सारे एसेट्स, चाहे गोल्ड हो चाहे क्रिप्टो या इक्विटी, सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आने वाला साल इक्विटी और क्रिप्टो के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है बजाय कि गोल्ड के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड एक बुरी इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट एनीवन कैन बेट ऑन, एंड स्पेशली फॉर द इंडियन हाउस होल्ड्स एंड फीमेल्स जो हमारे इंडिया के ओवरऑल गोल्ड का बहुत ही मेजर पोर्शन होल्ड करती हैं। तो अभी के लिए हमें लगता है कि गोल्ड अगले 3 से 4 महीने इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है और आने वाले टाइम में वो दोबारा अपना अप ट्रेंड चालू करेगा। तो ये तो तय है कि गोल्ड 2 लाख पर भी जाएगा और 2.5 लाख पर भी जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली कब जाएगा ये कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो घबराइए मत, अगर आपके पास गोल्ड है तो उसको टाइटली पकड़ के रखिए, क्योंकि ये करेक्शंस तो बहुत ही टेम्प्रेरी हैं और हमारे गोल्ड की वैल्यू बहुत ही परमानेंट। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो क्रिप्टो के फंडा को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इसको शेयर करो, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।